फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की और बात करेंगे अमेजॉन की। फ्यूचर ग्रुप डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम जो आदेश आया उसके पीछे बहुत सारी जो पहलू है उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको क्लियर में समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा समय तक इस डील को रोका नहीं जा सकता है। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नए बिजनेस में एंट्री करने की शुरुआत कर दी है। एक नए कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज जाने वाली है, तो कौन सा वो कारोबार है और उस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज को कितना फायदा हो सकता है। साथ में अमेजॉन ने इंडिया की जो पॉलिसीज है जो उसको क्वेश्चन मार्क किया है, उनकी तरफ से हिंदुस्तान की जो पॉलिसी नई जो चेंज हो सकती है ई कॉमर्स की कंपनियों के लिए, जो नया पॉलिसी सरकार बनाने की कोशिश करे उसके बारे में क्या उन्होंने उनकी अपनी राय रखी है, क्या उन्होंने क्वेश्चन किया है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अमेजॉन इंडिया के हेड अमित अग्रवाल ने सरकार की उस घोषणा पर प्रश्न चिन्ह उठाया है जिसमें कहा गया है कि अब वक्त आ गया है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जो पॉलिसी बनी है उसमें बदलाव किया जाए। क्योंकि कुछ समय पहले ही कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार के सामने यह इशू है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजॉन ई कॉमर्स के लिए जो रूल बने हैं उसका पूरी तरह से पालन करे। साथ में ही सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नई पॉलिसी लाने पर भी विचार कर रही है, जिससे अभी कुछ और इशू डिस्कस करने बाकी है जिन पर काम चल रहा है। तो इसी के जवाब में अमित अग्रवाल ने, जो कि अमेजॉन के इंडिया हेड है, उन्होंने कहा है कि सरकार को पॉलिसी में बदलाव की क्या जरूरत है। पहले से ही नियम सख्त है और हम पूरे देश में रोजगार मुहैया कर रहे हैं, हम किसी भी तरह से नियम कायदों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और जब कोरोना काल चल रहा है ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित कारोबार के लिए जगह है और हम उसको कारोबार को हम आगे चला रहे हैं। और पिछले 1 साल में करीब 1.5 लाख नए व्यापारी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो इस तरह से हम लगातार सबको कारोबार बांट रहे हैं और हम लगातार अपने सबको रोजगार दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ गलत तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों का जो एसोसिएशन है कैट, उन्होंने अमेजॉन के खिलाफ ईडी में शिकायत की है कि उन्होंने एफडीआई और फिमा के नियमों का उल्लंघन किया है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि सरकार जो पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है ई कॉमर्स के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, कि ऑलरेडी जो सब पॉलिसी बनी हुई है वो सही है और हम देश के हिंदुस्तान के तरक्की में हमारा भी योगदान है, हम भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं और साथ में व्यापारियों के भले के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से एक पक्ष रखने की कोशिश की अमेजॉन ने और क्वेश्चन मार्क किया है सरकार की उस पॉलिसी के ऊपर जो वो बदलाव की तरफ जा रही है ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। तो इस तरफ से ये न्यूज़ निकल गई अमेजॉन की तरफ से। लेकिन जैसे कि आपको पता है अमेजॉन के ऊपर शिकंजा कस रहा है और दूसरी बात, अमेजॉन लगातार डील को डिले करने की भी कोशिश पूरी तरह से कर रहा है। आपको पता ही है जब अमेजॉन ने सिंगल बेंच की जज से अपनी इस डील को रुकवा दिया था तो उसके खिलाफ फिर से किशोर बियानी ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल जज की बेंच के सामने अपनी अपील की थी और उस दौरान उन्होंने सुनवाई में ये बात सामने निकल कर आई कि डील पूरी तरह से वैलिड है और उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने फैसले को पलट दिया और उन्होंने कहा कि एनसीएलटी और सबको परमिशन दी कि आप डील को आगे बढ़ाएं, इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगेगी। तो इसी के फैसले के खिलाफ अमेजॉन ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और सुनवाई के दौरान उन्होंने एनसीएलटी को आदेश दिया कि आप ये कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे, कार्रवाई को न रोके, लेकिन अब आप अपना फैसला न सुनाए, न ही आप मीटिंग अरेंज करें शेयर होल्डर और इसके कर्जदाताओं की। तो इस तरह से उन्होंने एक क्लियरली मैसेज दिया है कि डील चलती रहेगी, डील को रोकने का उनका कोई मनसा नहीं है, लेकिन फैसला अभी तक न दे। जब तक हम इसके ऊपर सुनवाई न करें, हमारा फैसला ना आ जाए, तब तक एनसीएलटी को बोला है कि आप अपना फैसला सुरक्षित रखें, उसको आगे न बढ़ाएं। साथ में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को भी कहा है कि हमने सुनवाई के लिए मामला हाथ में ले लिया है, इसलिए अब आपको इसकी सुनवाई बंद कर देनी चाहिए, आपको सुनवाई इसमें नहीं करनी चाहिए आगे। तो इस तरह से उन्होंने दोनों तरफ से अपने मैसेज क्लियर कर दिए। साथ में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को और फ्यूचर ग्रुप को 3 हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब दाखिल करें कि जो अमेजॉन ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए उनका आपका क्या जवाब है और आपकी तरफ से क्या उनका क्लेरिफिकेशन है। तो इस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है और अब आगे इसकी सुनवाई चलेगी फ्रेंड्स। लेकिन इस बात से एक बात समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लीगल मानती है इस डील को, इसीलिए उन्होंने
एनसीएलटी से कहा है कि आप इसके डील को प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहे। तो जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके बाद डील फाइनल हो सकती है। और फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे मुकेश अंबानी की तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। मुकेश अंबानी लगातार अपने कारोबार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर सेक्टर में उनकी एंट्री हो और मजबूत दावेदार बन के निकले। और अब जैसे कि मुकेश अंबानी को पता है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा, जो आने वाला समय है उसमें अब धीरे धीरे जो है पेट्रोल और डीजल की जो है आवश्यकता को कम किया जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मुख्य बिजनेस है वो रिफाइनरी का है। तो अगर आने वाले समय में व्हीकल के अंदर अगर पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता कम कर दी जाएगी और उसकी जगह पे ले लेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फिर उनका रोजगार इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए मुकेश अंबानी ने पहले से ही उसकी शुरुआत कर दी है। अब उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की है ईवी के लिए बैटरी बनाने का, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो बैटरी बनाने के बिजनेस में जाने वाले हैं। और इस तरह से उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है और इस तरह से मुकेश अंबानी ने अपना आने वाला विजन भी क्लियर कर लिया है कि वो रिफाइनरी एनर्जी सेक्टर में खिलाड़ी बनने के बाद अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी ऊर्जा की तैयारी कर रहे हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आने वाले 10 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज $13 बिलियन से लेकर $15 बिलियन तक का निवेश कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो आने वाले समय में, क्योंकि जैसे आपको पता ही है, अब आने वाले समय के दौरान लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही कारोबार चलेगा। पिछले महीने का अगर देखें तो आपको टाटा मोटर की नेक्सॉन ईवी ने पूरे बाजार के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और अमेरिका के एलन मस्क ने भी अपनी यहाँ पे एंट्री मार लिया। अब टेस्ला की कार बनेगी। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावना है और इसी को मद्देनजर रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने बड़ा निर्णय लिया है। अब वो बैटरी बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो इस तरह से रिलायंस ने बड़ा निर्णय लिया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कारोबार को लगातार बढ़े। इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो प्राइस है आने वाले समय में, जो रिसर्च एनालिस्ट बहुत सारे कह रहे हैं कि इसकी प्राइस में अब बढ़ोतरी होगी, क्योंकि काफ़ी समय से यह करेक्शन के दौर में था स्टॉक। जब बाजार बढ़ रहा था उस समय भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में तेजी नहीं बनी, इसलिए अब तेजी बनने की इसकी संभावना बन रही है और आने वाले समय में इसमें बड़ी तेजी बन सकती है। और अपने वो O2C के कारोबार के अंदर भी सऊदी अरब की एमरॉन कंपनी को पार्टनरशिप के तहत अपनी कुछ हिस्सेदारी देने जा रही है। वहाँ से भी रकम जुटाई जाएगी जिसको फिर से नए बिजनेस में निवेश किया जाएगा। तो आपको पता ही होगा, लगातार मुकेश अंबानी यही कर रहे हैं, बहुत सारी अपनी कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी बेच के उन पैसों से नए कारोबार में एंट्रियाँ कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है जियो में भी उन्होंने बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर को उसमें स्टेक दिया है। साथ में यही रिलायंस रिटेल वेंचर के अंदर भी किया उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने फिर फ्यूचर ग्रुप के साथ बड़ी 24,713 करोड़ की बड़ी डील की, जिसके ऊपर अमेजॉन ने अपनी टांग अड़ा दी है। लेकिन अब ये मामला बहुत जल्दी सुलझने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है नहीं और वहाँ से जो फैसला आएगा वो सबको मानना होगा। तो डील बहुत जल्द फाइनल होने की कगार पर है। और साथ में एनसीएलटी में भी मामला है जो सुनवाई की दौर पे अब आ चुका है और एनसीएलटी को बोला गया है कि आप अपनी तरफ से सुनवाई पूरी कर ले। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद में एनसीएलटी भी अपनी तरफ से मीटिंग बुला लेगी शेयर होल्डर की और साथ में इसके कर्जदाताओं की। तो उसके बाद में डील फाइनल हो गई और सब जैसे डील फाइनल हो जाएगी तो सबका भला हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर कारोबार की बात करें तो फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है और उसके पीछे जो वजह बनी है आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डील को रोका गया है कुछ समय के लिए और इस वजह से माहौल थोड़ा फिर से मायूसी वाला बन गया है। लोगों को लग रहा था कि बहुत जल्दी डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन अब उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। समय 3 सप्ताह का समय भी लिया गया है। इस वजह से अब ये थोड़ी सी प्राइस में फिर से नरमी आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज तेजी का माहौल है। बाजार में बड़ी तेजी नहीं है, उसके बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक मजबूत है और जिस तरह से माहौल बना हुआ है बहुत जल्द अभी ये अपना जो शॉर्ट टर्म टारगेट 2200 का है वो अचीव करने की तैयारी में है। FII का निवेश लगातार बना हुआ है और अब म्यूचुअल फंड भी खरीदार बनने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल के दिन में दोनों सेलर थे, ये भी एक सोचने वाली बात है। कल FII ने भी सेल किया है, साथ में म्यूचुअल फंड ने भी सेल किया और इसी वजह से बड़ी गिरावट कल के बाजार में हुई थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है बाजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है तो करेक्शन का दौर भी आ सकता है। तो उस हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा, अगर आप चाहो तो वेट भी कर सकते हो, उसके बाद एंट्री कर सकते हो, अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।